नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका बनी रह सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से ना निकलें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। अगले एक सप्ताह तक राज्य में हल्की से मध्य बारिश रहेगी और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा सकती है और मौसम में ठंडक बनी रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट कुछ इलाकों के अंदर जारी किया गया है। कौन कौन से इलाके हैं, क्या कुछ अपडेट है, वो देने के लिए हमारे साथ राजकुमार, वरिष्ठ पत्रकार, ज्वाइन कर चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी राज, बताइएगा किन किन इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर येलो अलर्ट है और इन इलाकों के अलावा बाकी के इलाकों में क्या कुछ मौसम रहने वाला है इन कमिंग डेज में। बिल्कुल, देखिए, अगर आप बात करें तो कई इलाकों में यानी कि कई जिलों में जो है अभी भी येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और अब तक हमने बात देखे तो काफी नुकसान जो है वो अभी हाल ही में हुई जो बारिश है, जो आपदा आई है, उससे बड़ा नुकसान जो है वो पहाड़ी जिलों में जो है वो खास तौर से देखने को मिला है। कई जगह जो है कनेक्टिविटी 200 से ज्यादा जो है सड़कें जो है अभी भी बाधित है। हालांकि उसको दिन रात खोलने का काम जो है वो बीआरओ की टीमों द्वारा किया जा रहा है। पीडब्ल्यू विभाग की तरफ से जो है कड़ी मशक्कत जो है उनको खोलने में और उनको बनाने में अब लग सकती है। देखिए, लंबा समय अभी क्योंकि अभी भी बारिश का अलर्ट जारी है और अभी बारिश जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि जो काफी लंबा समय हो चुका है, 3-4 माह ऐसे हो चुके हैं, 4 महीने से लगातार बारिश जो है उत्तराखंड में अपना कहर मचाए हुए है। और इसके साथ साथ देखिए, अब तक की अगर हम बात करते हैं तो जो बारिश से जो आई आपदा है उसमें 5700 करोड़ का नुकसान जो है वो उत्तराखंड राज्य को जो है वो हो चुका है, जिसमें अब तक की बात करें तो 5700 करोड़ रुपए का जो नुकसान है उसका आर्थिक पैकेज जो है वो उसकी मांग जो है वो मुख्यमंत्री ने जो है केंद्र सरकार से की है, ताकि जो जख्म जो इस बारिश में लगे हैं या जो इस आपदा में लगे हैं प्रदेश में, तो उन जख्मों को जो है वो भरा जाए। क्योंकि कई ऐसे जो आपदा के दौरान धराली हो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी नुकसान जो है जान माल का हुआ है और अभी बिल्कुल। भी उनके जख्म जो है वो वहां पर बरकरार है। और इसको भरपाई करने के लिए जो है केंद्र सरकार से एक बड़ा पैकेज जो है 5700 करोड़ रुपए का जो है वो मांगा गया है। अब ये सब तमाम इसको लेकर के जो है पूरा एक बार फिर से इसकी रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी और इसमें कितना पैकेज जो है वो आर्थिक सहायता के तौर पे जो है केंद्र सरकार राज्य को देती है, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन अभी येलो अलर्ट जारी है और येलो अलर्ट के साथ साथ लेकिन बड़ा राज, नुकसान एक इस समय चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके का मौसम 2025 में उत्तराखंड में देखने को मिला, बाकी वर्षों से अधिक इस बार जो है वो डैमेज देखने को मिला है, जनहानि भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अभी फिलहाल पूरे उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो बंद है, कितने लिंक रोड्स हैं जो बंद है, वो जानना चाहूंगी, और कितने ब्रिजेस भी क्षतिग्रस्त हुए इस दौरान। बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है आपका। अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल 200 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो कनेक्टिविटी बाधित है, जिसमें नेशनल हाईवे सहित जो राज्य की सड़कें हैं वो काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। काफी दूर दूर तक जो है उसमें कहा जाए तो मीटर किलोमीटर तक क्या वॉश आउट जो है वो पहाड़ी जिलों में हो चुका है। देखिए, उसको बनाने में उसका बेस बनाने में और उसको कनेक्ट करने में अभी समय लगेगा। और अभी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बारिश का अलर्ट जारी है, तो बारिश से सतर्क रहने का भी सरकार लगातार जो आम जनमानस उत्तराखंड में आ रहा है तो उससे अनुरोध किया जा रहा है कि फिलहाल बारिश के चलते जो है अपनी यात्रा को डीले रखें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो देखिए, लगातार अभी 5 तारीख तक जो है चार धाम यात्रा जो है, यानी कि आज तक जो है चार धाम यात्रा को रोका गया था, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा जो सिखों के पवित्र गुरुद्वारा है उसकी यात्रा को भी राज, जो जल्दी है से एक 5। बार चारधाम यात्रा की अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, मैं बता दूं कि आज से जो है चार धाम यात्रा
जो है वो सुचारू रूप से शुरू होगी। हालांकि अभी इसका नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी नहीं हुआ, क्योंकि 5 अगस्त तक का जो है, सितंबर तक का, माफ कीजिएगा, कि सितंबर तक जो है चार धाम यात्रा भारी बारिश के चलते जो है वो बंद की गई थी। इसके साथ ठीक साथ है। चारों धामों के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जो है 5 तारीख तक बंद थी। अभी आज ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो 8 ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है येलो अलर्ट के लिए, और बाकी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। लेकिन इसी बीच में जो प्रशासन है उसकी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और इस एडवाइजरी को पालन करने के लिए तमाम टीम्स जो हैं वो यहाँ पर डटी हुई हैं। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद और दर्शनायक जो डॉक्टर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें नमन किया और कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों की विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण के साथ समाज को नई दिशा में भी बड़ी भूमिका है। शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अंदर शिक्षकों की महत्वपूर्ण सहभागिता रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वही देश और समाज आगे बढ़ते हैं जहां पर गुरुजनों का सम्मान होता है। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भारतीय परंपरा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को देश का भविष्य बताते हुए उनका आह्वान किया है कि वो गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना का अनुसरण कर देश और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन की अध्यक्षता में स्टेट लेवल नारकोटिक्स को ऑर्डिनेशन NCORD मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए पद स्तरीय NCORD बैठकें नियमित रूप से हर महीने हो और एंटी ड्रग जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाए जाए। उन्होंने नारकोटिक्स रूट मैप पर विशेष अभियान, विद्यालयों के आसपास CCTV लगाने, लगातार गिरफ्तारी और केस दर्ज करने पर जोर दिया। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने और पिट NDPS एक्ट के तहत मामलों को मजबूत बनाने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी एजेंसियों से नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन पर मिलकर काम करने को भी कहा। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मरम्मत, पुनर्वास और भविष्य में संभावित क्षति की रोकथाम हेतु भारत सरकार से 5,702.15 करोड़ रुपए की विशेष सहायता का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव RK सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने नई दिल्ली में NDMA अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मॉनसून सीजन में हुई क्षति, मृतक, लापता और पशु हानि का विवरण शामिल है। NDMA ने राज्य को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। 8 सितंबर को केंद्रीय टीम प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय आंकलन करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र का निरंतर सहयोग राहत और पुनर्वास कार्यों को गति दे रहा है। वहीं उत्तराखंड राज्य में लगातार हो रही भीषण बारिश के कारण प्रदेश में कई ऐसी सड़कें हैं जो कि टूट चुकी है। हालात चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत कई ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो कि धंस गई हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में अब 15 सितंबर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू होगा। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जो अभियान है वो 15 सितंबर से शुरुआत उसकी की जाएगी धरातल पर, और लोक निर्माण विभाग के विभाग ने 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इस विषय पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आपदा के अंदर हमारे तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपदा में टूटी सड़कों का 2182 करोड़ का हमने आंकलन किया है। टूटी सड़कों का निर्माण जल्दी ही किया जाएगा और इसके लिए कार्य पूरा हो चुका है। अतिवृष्टि के कारण बहुत सड़कें हमारी जो हैं टूटी हैं, गड्ढे भी काफी हो गए हैं। तो मैं ये बताऊंगा किस प्रकार से दैवीय आपदा से हुई जो क्षति है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए माह अगस्त 2025 तक कुल
2142 करोड़ के आंकलन हमने किया है। तो निश्चित रूप में हम इसकी मांग करेंगे और हम सड़कों को रिपेयर करेंगे। काम चालू हो गया है। जैसे ही बरसात बंद होगी तो हमारे जो भी जेसीबी काम कर रहे हैं, पत्थर हटा रहे हैं, एवलांच साफ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में मार्ग और खुले जाएंगे। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 220 नए चिकित्सकों को प्रथम तैनाती दे दी गई है और इन सभी चिकित्सकों को विशेष रूप से प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों की चिकित्सा इकाइयों में तैनात किया गया ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को जन सुलभ के साथ ही अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। सूबे के चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मजबूत जो है वो दिख रही है और मजबूती से काम कर रही है ताकि आम जन को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हाल ही में चयनित 220 चिकित्सकों को प्रथम तैनाती दे दी गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी चिकित्सकों को सूबे के ऐसे सुदूरवर्ती चिकित्सा इकाइयों में तैनात किया गया है जहां पर लंबे समय से पद रिक्त चल रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत तैयार राज्य पाठ्यचर्या को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसके तहत अब प्रदेश भर के विद्यालयों में 240 दिन अनिवार्य रूप से कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक सप्ताह 32 घंटों का शैक्षणिक दिवस आवंटित किया गया है। इसके अलावा परीक्षा और मूल्यांकन कार्य हेतु 20 दिन तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों और बस्ता रहित दिवसों हेतु 10-10 दिन तय किए गए। सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री और राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में विद्यालय शिक्षा के NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत तैयार किए गए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें विभागीय अधिकारियों ने गठित टास्क फोर्स के समक्ष पावर पॉइंट्स के माध्यम से बिंदुवार प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव और विभागीय सचिव सहित अन्य सदस्यों ने पाठ्यचर्या की रूपरेखा को हरी झंडी दी। कोटद्वार स्टेडियम के 32 बॉक्सिंग चैंपियंस को विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने मालगोदाम रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार स्टेडियम में खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में कोटद्वार का नाम रोशन किया है। बॉक्सिंग बच्चों को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखकर समाज में एकता और मजबूती का संदेश देती है। खिलाड़ियों ने नए बॉक्सिंग नेट्स और स्टेडियम में टीन शेड की मांग रखी, जिस पर विधायक ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। समारोह में बॉक्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी और खेल प्रेमी भी उपस्थित रहे। बॉक्सिंग एसोसिएशन कोटद्वार के बच्चे जो यहाँ रहकर प्रशिक्षण लेते हैं, कुछ कोटद्वार से हैं, कुछ पूरे जिले से यहाँ पर पहुँचे हैं और इनमें से बहुत से बच्चे नेशनल खेलते हैं, अभी नेशनल कैंप से आए हैं। साथ ही साथ मेडल्स जीतते हैं, गोल्ड मेडल वगैरह जीतते हैं और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत खुशी हुई मुझे इन बच्चों के बीच में आकर। बच्चों की एनर्जी से हम लोग वैसे ही प्रेरित होते हैं। और जब प्रदेश भाजपा ने GST दरों में ऐतिहासिक कमी से आम लोगों की दिवाली बनाने के लिए PM मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि लाल किले से प्राचीर की घोषणा को साकार कर उन्होंने देशवासियों को बहुत बड़ी राहत दी है। इनके इस एक निर्णय से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसे जरूरी सामानों की कीमत के अंदर रिकॉर्ड कमी ना आई हो। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि लंबे समय से GST के ऊपर अनेक प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सी वस्तुएं इस नाते कि वो महंगी रूप में दिखाई देती थी, लेकिन अब GST के स्लैब घटाकर 2 कर दिए हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुएं अब सस्ती होंगी और खासतौर पर उत्तराखंड के विषय में कौन, हमारे यहाँ दैनिक उपयोग की वस्तुओं का ही ज़्यादा बोलबाला रहता है। जब यात्रा काल में लोग आते हैं तो यात्रियों को सुविधा होगी। मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि
जीएसटी का ये संशोधन पूरे देश के अंदर एक प्रकार से नजीर बन रहा है। और एक कालखंड था जब जीएसटी के बारे में अनाप शनाप की अफवाहें फैलाई जाती थी, लेकिन आज इस प्रकार का राजस्व जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भारत विकसित राष्ट्र बनने की दृष्टि में जीएसटी का बहुत बड़ा। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक राज्य में डेरा डालकर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर रायशुमारी कर नए अध्यक्षों का चयन भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं का मानना यह भी है कि ये अभियान संगठन को नई ऊर्जा देगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता यहां केवल औपचारिकता निभाकर दावत खाकर वापस लौट जाते हैं, उनका कोई वास्तविक वर्चस्व नहीं है। ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका उत्तराखंड में कोई आधार ही नहीं है, ना उत्तराखंडी लोग उनको जानते पहचानते हैं। वो देहरादून राजधानी में आकर और दावत खाकर वापस जा रहे हैं। उन्हें ना संगठन को लेना देना है, और कांग्रेस की चिंता करने वाले लोग बाहर वाले क्या आगे, जब स्थानीय लोग ही कांग्रेस की चिंता नहीं करते तो बाहर वाले। केदारनाथ क्षेत्र का चोराबाड़ी ग्लेशियर में आज दोपहर हल्का एवलांच दर्ज किया गया, जहां पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि ये मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। घटना के तुरंत बाद, जब ये कल दोपहर को घटना पेश आई, उसके बाद तुरंत विशेषज्ञ और रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और प्रशासन हर स्तर पर सतर्क है। केदारनाथ धाम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई है। और मौके पर वहां पर उत्तरकाशी में अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने गुरुद्वार को राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री और यमुनोत्री का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने धरासू बैंड से लेकर राना चट्टी तक चल रहे कार्यों की प्रगति देखी और ग्रामीणों से भेंट कर उनकी समस्याएं जानी। एडीएम ने यहां पर आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता के साथ पूरे किए जाएंगे और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। श्री बद्रीनाथ धाम में वामन द्वादशी की अवसर जो है वो यहाँ पर ये मनाई गई और ये अवसर पर आज माता मूर्ति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान बद्री विशाल के बाल भोग के बाद सुबह 10 बजे श्री उद्धव जी की देव डोली माता मूर्ति मंदिर पहुंची, जहां पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती रावल, अमरनाथ नंबूंद्री, उसी के साथ साथ वेद पाठी, आचार्यगण और मंदिर समिति अधिकारियों ने परंपरागत विधि से पूजा अर्चना की। आज भगवान बद्री विशाल के इस धाम में 52 के शुभ अवसर पर ये माता मूर्ति का भव्य मेला लगता है। आज उत्सव मूर्ति उद्धव जी की, उनको पालकी डोली में ला करके हम आज माता को मिलने के लिए यहाँ पर देहरादून पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संगन अभियान शुरू किया है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, जिससे कि असर साफ देखने को मिल रहा है। 2025 के शुरुआती 8 महीनों में चालान पिछले वर्ष की तुलना में 50 बढ़कर 1,25,544 पहुंच गया, जबकि 2024 में ये 88,025 थी। वहीं पर ड्रंक एंड ड्राइव मामलों में 336 की वृद्धि हुई है। रेड लाइट जंप के 31,000 से ज़्यादा मामले हैं और ओवर स्पीडिंग के 22,000 से अधिक मामले पकड़े गए हैं। पुलिस का संदेश साफ है कि सड़क सुरक्षा नियम प्राथमिकता के आधार पर
उत्तराखंड ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। पंजाब में आए विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 50 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजने का ऐलान किया गया। मदरसा दारुल उलूम असादिया के साथ हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में मौलाना शराफत अली कासमी ने बताया है कि नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जिला स्तरीय टीमें बनकर तैयार हैं और टीमें बनाकर अनाज, चावल, आटा, दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की जा रही हैं और इन लोगों तक मदद पहुंचाई। आज की ये मीटिंग जमीयत उल उलमा सूबा उत्तराखंड की जानिब से हजरत मौलाना सैयद अरशद मद्दी दामत बरकातुहुम की हिदायत पर मुनक़िद हुई और इस मीटिंग का मकसद था पूरे मुल्क के अंदर आपदा आई हुई है और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर जहां बहुत सारे जानवर बह गए, इंसानों के घर बह गए, लोग मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं। देहरादून के रेस क्रॉस ग्राउंड में चल रहा इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। सबसे ज्यादा चर्चा अफगानिस्तान से आए ऑनिक्स कलर स्टोन जो है वो देखने को मिल रही है और कलर स्टोन से बने शानदार जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनकी चर्चाएं हो रही हैं। ऑनिक्स के फ्लावर पार्ट्स और उसी के साथ साथ विशाल चेस बोर्ड, हाथी शेर की मूर्तियां, वाटर फाउंटेन और पेपर वेट जैसी कलाकृति चकित कर रही हैं। साथ ही साथ ये जो ग्रैंड ट्रेड फेयर लगा है देहरादून में फर्स्ट टाइम है और ये ग्रैंड ट्रेड फेयर जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीसीजी मार्केटिंग एंड सर्विसेज जो कि कलकत्ता का कंपनी और केआर मार्केटिंग जो कि अपनी दिल्ली बेस्ड कंपनी है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये ट्रेड फेयर फर्स्ट टाइम देहरादून में लगाया है। और ये हम ऋषिकेश के अंदर स्थित परमार्थ निकेतन के अंदर आज भगवान विष्णु के पंचम अवतार श्री वामन जी की जयंती श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। विशेष पूजा अर्चना के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। संतों और श्रद्धालुओं ने भगवान वामन के जीवन प्रसंग को स्मरण कर धर्म, सत्य और विनम्रता का संदेश ग्रहण किया। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि अहंकार पतन का कारण और विनम्रता उन्नति का पथ है। देहरादून में आगामी पर्व ईद मिलाद उल नबी को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में पीएस कमेटी के बैठक की गई है। ये पीस कमेटी की बैठक जो है काफ़ी अहम रही और एसएसपी के निर्देश पर हुई इन बैठकों में सर्वधर्म के संभ्रांत व्यक्ति, सीएलजी मेंबर, जनप्रतिनिधियों और पीस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। अधिकारियों ने पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कंप्यूटर एसोसिएशन के व्यापारी और पदाधिकारी गुरुवार को क्लेमेंट टाउन थाने पहुंचे और सुभाष नगर स्थित एक दुकानदार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आरोप है कि दुकानदार ने उनका माल लेने के बावजूद करीब 1 साल से भुगतान नहीं किया। पुलिस की ढिलाई से नाराज संगठन ने समाज सेवी रविंद्र सिंह आनंद को बुलाया और उसके हस्तक्षेप पर एसओ गोविंद सिंह ने मामले की सुनवाई की और दुकानदार को फटकार लगाते हुए जल्द भुगतान करने के निर्देश जारी किए। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।